हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग एबॉर्शन या मिस कैरेज के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे कि एबॉर्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या एबॉर्शन के कारण हो सकते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाता है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को एनालाइज जरूर करें, मेरे लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि कैसे जो है हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बिफोर 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन यानी कि गर्भाधारण के 22 वीक्स पहले, ठीक है, यानी कि 22 सप्ताह पहले एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो भी हमारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसका बाहर निकलना। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन से मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि गर्भाधारण का जो उत्पाद है उसका क्या क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्पाद में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो फीटस हो गया, फीटल मेम्ब्रेन हो गया, प्लासेंटा हो गया, ठीक है, इनका बाहर निकलना। दूसरी बात क्या है, इनका जो वेट होना चाहिए 500 ग्राम या उससे कम होना चाहिए। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर निकल रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के लाइफ के लक्षण नहीं होना चाहिए, यानी कि जीवन के कोई भी लक्षण नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द फीटस गेन वेट ऑफ 500 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली एट 22 वीक्स। कहना चाहता है कि जब हमारा एम्ब्रियो 22 हफ्ते का हो जाता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछ ले कि 22 वीक्स का जब एम्ब्रियो हो जाता है तो उसका वेट लगभग कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 500 ग्राम्स, यानी कि लगभग आधा केजी। क्लियर है? चल, बात हम करते हैं इसके कॉजेस के, क्या क्या एबॉर्शन के कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, जिसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमारा है मेजॉरिटी, यानी कि 50% ऑफ एबॉर्शंस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एबॉर्शन को, जो सबसे ज़्यादा 50% केस है वो किसके कारण होता है, जेनेटिक के कारण। और जेनेटिक में क्या चीज़ होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि गुणसूत्री असमानता। गुणसूत्र में किसी प्रकार की कोई असमानता हो जाए तो क्या होगा, हमारा एबॉर्शन का केस देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का, ट्राइसोमी हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया, मोनोसोमी है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि गुणसूत्र की संरचना में किसी प्रकार की कोई असमानता हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपको एबॉर्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? चलें, अगला हमारा फैक्टर है इंडोक्राइनियल फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लूटियल फेज डिफेक्ट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एलपीडी कहते हैं। आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा एक लूटियल फेज फेज भी आता है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, कोई विकृति आ जाए, तो हमें जो है यहाँ पे एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है उसका कम सिक्रीशन हो रहा है। क्लियर है? डायबिटीज मेलिटस। तो ये आपको कुछ देखें, ये हमारे क्या सारे इंडोक्राइनियल फैक्टर्स हैं, तो इनके वजह से भी जो है एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चल, बात करते हैं हम लोग अब एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ की, यानी कि शारीरिक असमानता। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ अगर एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए तो उसके कारण भी एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। देखिए यहाँ पर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी से मतलब क्या है, जब गर्भावस्था में सर्विक्स बहुत जल्दी ओपन हो जाए, ठीक है, यानी कि डिलीवरी की टाइमिंग होती है तब पहले में हमारा सर्विक्स ओपन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइमिंग से पहले ही जो है सर्विक्स यहाँ पे ओपन हो रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या हमारा कंजेनाइटल मलफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि गर्भाशय का जन्मजात कोई विकृति होना, ठीक है, जन्म के समय ही इसके कोई स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आ जाना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या हमारा यूट्रिन फाइब्रॉइड्स। ठीक है, मान लीजिए यूट्रिन में आपके गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, जैसे यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल किस किस का कारण हो सकते हैं, कौन कौन सा वायरस है, जैसे यहाँ पर रूबेला हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस है, हार्पीज है, HIV है, सिफिलिस है, ठीक है, पर वो वायरस V19 है, वेरिसेला है, हम वेरिसेला को मालूम है कि ये चिकन फॉक्स फैलाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, जीका वायरस है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जीवाणु के द्वारा संक्रमण। तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा, ब्रुसेला हो गया और क्लेमाइडिया हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिक, यानी कि किसी परजीवी के द्वारा संक्रमण हो, ठीक है। तो परजीवी में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया और मलेरियल पैरासाइट हो गए, क्लियर है, समझ आ रहा है ना बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूपस की, ठीक है। तो ल्यूपस क्या होता है, देखिए ल्यूपस क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी इम्यूनिटी, ठीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके ही अंगों और टिश्यू पर हमला कर रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूपस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये एक इन्फ्लामेटरी संबंधित जो है बीमारी है, क्लियर है। चलो तो हम बात कर लेते हैं, हम अगर ल्यूपस के क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा है जॉइंट पेन, आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हेडेक, सिर दर्द आपको देखने को मिलेगा, आपके शरीर में जो है रैसेस नज़र आ सकते हैं, ठीक है, फीवर हो जाता है, हेयर लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, माउथ में जो है अल्सर्स देखने को मिल सकती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है फैटिग्यू, ठीक है, थकान आपको देखने को मिल सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, जिसको हम डिस्पीनिया कहते हैं, यानी कि सांस लेने में जो है आपको दिक्कत होगी, सांस आप बहुत छोटी छोटी सांस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्वेलिंग ग्लैंड, जो ग्रंथियाँ हैं आपकी ग्लैंड जो है उनमें सूजन आ सकती है, ठीक है। स्वेलिंग इन योर आर्म्स, लेग्स और योर फेस, आपके चेहरे हो गया, हाथ पैर हो गए, आपके फेस हो गया, इनमें क्या है आपको सूजन देखने को मिल सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्यूजन, ठीक है, तो ल्यूपस में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो आपने देखा कि यहाँ पे ल्यूपस के कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने आपको नॉलेज दी है, ठीक, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं ल्यूपस में, क्लियर है। चले नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वहीं हम वातावरणीय कारक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जो महिलाएं स्मोकिंग करती हूँ या अल्कोहल का सेवन करती हूँ, ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स हैं उनका यूज़ करती हूँ, या किसी प्रकार का ड्रग्स, केमिकल या नॉक्सियस एजेंट का यूज़ करती हैं, ठीक है, तो इस कारण भी जो है हमें यहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए अगला क्या हमारा फैक्टर है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में पीरोम कहते हैं। पीरोम का मतलब क्या है, असली जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक सैक होती है, वो रप्चर कर जाती है, जिससे कि जो वाटर है वो लीक करने लगता है, राइट, या फ्लूइड जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड वो क्या है हमारा लीक करने लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पीरोम कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोफिलिया, ठीक है। तो थ्रोम्बोफिलिया में क्या होता है, मोर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एज यूजुअल। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है सामान्य से ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जब सामान्य से ज़्यादा यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलती है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, तो याद रखिएगा नेक्स्ट जो है हमें प्लासेंटल इस्कीमिया देखने को मिलेगा। अगर एक बार आपको प्लासेंटल इस्कीमिया हो गया तो क्या होता है इस कंडीशन में, रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बेबी, ठीक है, यानी कि बेबी को मिलने वाला जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो यहाँ पे कम उसको मिलने लगता है। क्यों कम मिलने लगता है, तो याद रखिएगा जब हमारा ब्लड क्लॉटिंग यानी नॉर्मल से जब ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग होती है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, प्लासेंटल इस्कीमिया, ठीक है। जब प्लासेंटल इस्कीमिया यहाँ पे क्रिएट होगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में हमारे बेबी को मिलने वाला जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कम मिलेगा, क्लियर है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोफिलिया कहते हैं, राइट। चलिए अगला है हमारा मैटरनल डिजीज, ठीक है, यानी कि माँ को होने वाली कोई डिजीज है, जैसे हमारा डायबिटीज मिलेटस हो गया, हार्ट से संबंधित डिजीज हो गई, क्रॉनिक नेफ्राइटिस हो गया, मल न्यूट्रिशन हो गया, एनीमिया हो गई, ठीक है। चलिए अगला है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है मीसोप्रोस्टोल, ठीक है, यूज फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। यदि हमारी महिला मीसोप्रोस्टोल का यूज़ कर रही है, अगर उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपको अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेटिनॉइड्स है, यूज फॉर एक्जिमा और एक्ने, ठीक है। एक्जिमा और एक्ने के केस में अगर रेटिनॉइड्स का यूज़ कर रही है कोई प्रेग्नेंट महिला, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपको अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा मीथोट्रेक्सेट है, यूज फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। यहाँ पे भी जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में अगर मीथोट्रेक्सेट का यूज़ कर रही है, ठीक है, तब भी यहाँ पे आपको अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, ठीक।
नेक्स्ट क्या है, NSAID है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, ब्रूफेन हो गया। ठीक है, तो ब्रूफेन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी प्रकार का कोई पेन हो या कोई सूजन हो, उसको कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रूफेन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस पे जो है यहाँ पे आपको एबॉर्शन देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन के, किस प्रकार जो हम लोग अबॉर्शन को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे अबॉर्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस, जिसको हम स्वतः कहते हैं, और दूसरा होता है इंड्यूस, जिसको हम आर्टिफिशियली जो है इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये आपका अबॉर्शन हो जाए। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारे स्पॉन्टेनियस है, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक पहला है आइसोलेटेड, ठीक, दूसरा हमारा रिकरेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वहीं पे अगर हम आइसोलेटेड और रिकरेंट की, तो यहाँ पे जो हमने उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला होता है हमारा थ्रेटेंड होता है, ठीक, नंबर 2 पे इनविजिबल होगा, तीसरे नंबर पर कंप्लीट, चौथे नंबर पर इनकम्प्लीट टाइप का होगा, ठीक, मिस्ड अबॉर्शन, और सबसे जो लिस्ट कॉमन होता है सेप्टिक अबॉर्शन होगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड की, तो इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है हमारा लीगल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इलीगल। इलीगल को भी हमने यहाँ पे एक कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सेप्टिक, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन टाइप का होगा यहाँ पे इलीगल में, राइट। चल, आपने देखा कि इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पे अबॉर्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी एक एक करके जितने भी इसके जो टाइप्स हैं, उन सभी का हम यहाँ पे अबॉर्शन के टाइप का उसका वर्णन करेंगे। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।